उसके बाद मैंने उससे कोई बात न की। गाड़ी एयरपोर्ट के अहाते में जाकर रुक गई। इंडियन एयरलाइंस की बोइंग एयरबस में मेरी सीट पहले से बुक थी। ये सीट फर्स्ट क्लास में नहीं बल्कि इकोनॉमी क्लास में थी, जिसमें सेल्स एजेंट आमतौर पर सफर करते हैं। जहाज टेक ऑफ करने के बाद जनूबी भारत की तरफ महवे परवास था और मैं अपनी सीट पर चुपचाप बैठा अखबार सामने रखे सोच रहा था कि जिस मुक्ति बाहिनी वाले ऑफिसर को कत्ल करके मैंने उसका रूप धार रखा है, वो इस पाकिस्तानी दुश्मन मिलिट्री इंटेलिजेंस ग्रोह का न सिर्फ अहम आदमी था बल्कि इस मंसूबे में कलीदी हैसियत भी रखता था। इसीलिए मुझे तेजी से एक जगह से बजरिया एयर फ्लाइट दूसरी जगह पहुंचाया जा रहा था। मेरी सीट खिड़की के पास थी। बाएं जानिब एक मद्रासी बाबू बैठा कॉफी पी रहा था। उसने कई बार मुझसे बात करने की कोशिश की, मगर मैंने हर बार हूं हां करके उसे टाल दिया। दिन के 11 बजने वाले थे कि जहाज तिरुचिरापल्ली के एयरपोर्ट पर लैंड कर गया। मैं ब्रीफकेस थामे एयरपोर्ट से बाहर आ गया। तिरुचिरापल्ली में शुमाली हिंद वाली सर्दी नहीं थी बल्कि मौसम खुशगवार था। प्रोग्राम के मुताबिक मैं एयरपोर्ट के अकबी इलाके में निकल गया। यहाँ एक बहुत बड़ा चिल्ड्रन पार्क था जिसमें पाम और नारियल के झुंड खड़े थे। मैंने एक रेडी वाले से आइसक्रीम खरीदी और यह तासुर देने की कोशिश करते हुए कि मैं पार्क में कुछ देर आराम करना चाहता हूँ, पार्क की ग्राउंड में दाखिल हो गया। मेरी निगाह सीमेंट के बेंचों पर थी। हर बेंच पर उसका नंबर लिखा हुआ था। सबसे पहले जो बेंच मुझे नजर आया उसका नंबर 11 था और वहाँ 2 मद्रासी आयाएं बैठी बातें कर रही थी। बच्चे उनके करीब ही घास पर खेल रहे थे। मैं खामोशी से गुजर गया। नंबर 4 बेंच खाली नहीं था। वहाँ एक बूढ़ा मद्रासी बैठा अखबार पढ़ रहा था। मैं कुछ फासले पर एक नारियल के नीचे घास पर बैठ गया। आइसक्रीम खत्म हो गई तो मैं ब्रीफकेस से अंग्रेजी अखबार निकाल कर पढ़ने लगा। मेरी नजरें बार बार बूढ़े मद्रासी पर उठ जाती। कमबख्त जमकर बैठा हुआ था और उसके उठने के आसार नजर नहीं आ रहे थे। मैंने देखा कि बेंच के करीब ही एक दरख्त के साथ डस्टबिन भी था जिसमें कागज के टुकड़े और आइसक्रीम के खाली डिब्बे पड़े थे। इसी टोकरी के नीचे वो खत रखा हुआ था जिसे हासिल करने के लिए मैं पार्क में आया था, लेकिन बूढ़े मद्रासी की वजह से मैं उसे निकाल नहीं सकता था। मेरी नजरें अखबार पर जमी हुई थीं कि एक गेंद मेरे पांव से टकराया। मैंने देखा कि चंद कदमों के फासले पर एक बच्चा गाड़ी में बैठा 3-4 बरस का बच्चा ताली बजा रहा था और उसके पास ही एक दराज कद सांवली सी साड़ी पोश लड़की खड़ी मेरी तरफ देख रही थी। मैंने गेंद उठा ली। वो लड़की मुस्कुराती हुई मेरे पास आकर अपनी जबान में कुछ बोली। मैंने गेंद उसकी तरफ बढ़ाते हुए अंग्रेजी में कहा कि मैं उसकी जबान नहीं बोल सकता। जनूबी हिंद में अंग्रेजी आम है। यहाँ का हर आदमी अंग्रेजी में बात कर लेता है और मैट्रिक पास लड़के लड़कियां तो बड़ी अच्छी अंग्रेजी बोल लेते हैं। उस लड़की की साड़ी का रंग जामनी था। रंग वहाँ की औरतों की तरह सांवला था और स्याह बालों में सफेद फूलों का जूड़ा लगा हुआ था। उसने गेंद लेकर अंग्रेजी में मेरा शुक्रिया अदा किया और मुस्कुराती हुई वापस चली गई। उसकी मुस्कुराहट में गहरी और पुरस्रार सी दिलकशी थी। मैं उसके दिलकश सरापा से नजरें न हटा सका। वो गाड़ी को धकेलती आगे चल दी। दरख्तों के झुंड में जाते हुए उसने पलट कर मेरी तरफ देखा। उसके होंठों पर वही पुरस्रार मुस्कुराहट थी। खुदा खुदा करके मद्रासी बूढ़ा बेंच पर से उठा, अखबार लपेट कर अपनी सदरी की जेब में ठूंसा और लाठी तेकता हुआ पार्क के दरवाजे की तरफ चल दिया। मैंने इत्मीनान का सांस लिया और उठकर टहलने लगा। फिर मैं बेंच नंबर 4 पर जाकर बैठ गया। जब मुझे इत्मीनान हो गया कि मेरी तरफ कोई मुतवज्जो नहीं तो मैं रद्दी की टोकरी को टटोलने लगा। प्लास्टिक का एक लिफाफा मौजूद था। मैंने अंदर से नीला लिफाफा निकाल कर जेब में रखा और वहां से उठकर एयरपोर्ट के लाउंज में आ गया। जहां एक मर्दाना टॉयलेट में जाकर मैंने खत खोल कर देखा जो अंग्रेजी टाइप शुदा था। लिखा था कि तिरुचिरापल्ली के कूलपटा चौक में कृष्णा होटल है, उसमें राजा राम तिवाड़ी के नाम से कमरा किराए पर ले लो। वहाँ हमारा आदमी आकर तुम्हें ले जाएगा। रात 10 बजे के बाद अपने कमरे में ही रहना। उस आदमी के शनाख्ती कार्ड पर भी तस्वीर की जगह B69 लिखा होगा। मैंने खत फाड़ कर पानी में बहा दिया। टॉयलेट से निकलकर एयरपोर्ट के सामने वाले स्टैंड से टैक्सी ली और उसे कूलपटा चौक कृष्णा होटल चलने को कहा। तिरुचिरापल्ली बड़ा साफ सुथरा और मॉडर्न शहर है। बड़ी बड़ी इमारतें हैं और एक बाजार में ट्राम भी चलती है। तकरीबन हर सड़क की दोनों जानिब पाम के दरख्त नजर आते हैं। कोलपटा चौक देखकर मुझे कलकत्ते का डलहौजी स्क्वायर याद आ गया। मॉडर्न इलाका था। बीच में गोल दायरा बना था जिसमें सब्जा और फूल दिन की सुनहरी धूप में मुस्कुरा रहे थे। कृष्णा होटल हमारे लाहौर के इंटरनेशनल होटल की तर्ज का था। काउंटर पर एक खुशशक्ल साड़ी पोश लड़की बिंदिया लगाए जूड़े में सुर्ख फूल सजाए मुस्कुरा रही थी। उसने मुझे चाबी थमाकर मुस्कुराते हुए कहा, कमरा नंबर 12A सर। मैं लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। मेरा कमरा 3री मंजिल पर था। सिंगल बेडरूम का साफ सुथरा कमरा था। बाथरूम अटैच था। मुंह हाथ धोकर ताज़ादम हुआ। फोन करके कमरे में ही खाना मंगवा लिया। सालन में कयामत की मिर्चें थीं। जनूबी भारत में सुर्ख मिर्चें इस तरह खाई जाती हैं जिस तरह हम यहाँ लहसुन की चटनी खाते हैं। खाने के बाद मैं कुछ देर आराम करने के ख्याल से लेट गया। आंख खुली तो दिन ढल चुका था। मुंह हाथ धोकर कमरे में ही कॉफी मंगवा कर पी। इतने में फोन की घंटी बजी। मैंने रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ से किसी ने अंग्रेजी जबान में पूछा, आपके पास प्लास्टिक के सामान के नमूने होंगे? हम अपनी दुकान के लिए आपकी कंपनी का कुछ माल खरीदना चाहते हैं। मैं समझ
समझ गया कि ये उसी खुफिया गैंग का कोई आदमी है। मैंने कहा जी हाँ, मेरे पास नमूने मौजूद हैं। दूसरी तरफ से आवाज आई, मैं 10 बजे रात आऊंगा, और फोन बंद कर दिया गया। कमरे में दिन भर पड़े रहने से भी लोग शक कर सकते थे। चुनाचे कमरा लॉक करके होटल से बाहर आ गया और एक कुशादा बाजार के फुटपाथ पर टहलने लगा। शाम हो गई थी। फ्लैटों में बत्तियां जल उठी। साड़ी पोश औरतें और धोती पोश दुबले पतले मर्द इधर उधर आ जा रहे थे। एक सिनेमा घर के बाहर हेमा मालिनी की बड़ी खूबसूरत तस्वीर लगी थी। फिल्म का नाम तमिल और हिंदी में लिखा हुआ था। बाएं जानिब एक मार्केट थी जिसकी दुकानें जगमगा रही थी। एक रेस्तोरां के बाहर जर्द केलों के गुच्छे लटक रहे थे। जनूबी हिंद में जर्द केलों के गुच्छे रेस्तोरांों के बाहर लटकाने का रिवाज आम है। लोग तमिल, तेलुगु और कन्नाडा जबान में बातें कर रहे थे। अचानक ही मैंने कॉस्मेटिक की एक दुकान से उसी सांवली लड़की को निकलते देखा जिसे मैंने सुबह चिल्ड्रन पार्क में देखा था। उस वक्त वो स्याह साड़ी में मलबूस थी जिसकी पट्टी सुर्ख थी। माथे पर सुर्ख बिंदियां और जूड़े में सफेद फूलों का गजरा था। उसने भी मुझे देखा तो जरा सा मुस्कुराई। मेरे होंठों पर भी अपने आप मुस्कुराहट आ गई। उसके हाथ में एक लिफाफा था। वो मुस्कुराती हुई मेरे करीब से गुजर गई। उसके लिबास से ख्वाब अंगेज खुशबू आई। ये जनूबी हिंद के मंदिरों में रक्स करने वाली कदीम देवदासियों की खुशबू थी। मेरा ख्याल था कि मार्केट का गेट मुड़ते वक्त वो पलटकर मेरी तरफ जरूर देखेगी, मगर वो चली गई और मुझे मार्केट वीरान वीरान सी लगने लगी। मैं मार्केट की राहदारी में टहलता रहा और फिर वापस अपने होटल में आ गया। मैं होटल के कमरे में बैठा शाम का अखबार पढ़ रहा था। जगह जगह खबरों में ढाका फॉल पर खुशी का इजहार किया गया था। मैंने अखबार रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। ठीक 10 बजे रात दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो सामने एक खद्दर पोश उधेड़ उम्र का आदमी हाथ में ब्रीफकेस उठाए खड़ा था। पहली नजर में मुझे वो कोई कांग्रेसी लीडर लगा। उसने मुस्कुराकर मुझसे अंग्रेजी में कहा, मिस्टर राजा राम तिवाड़ी आप हैं? मैंने दरवाजा खोल दिया। जी हाँ। वो अंदर आकर कुर्सी पर बैठ गया और ब्रीफकेस खोलते हुए बोला, हमें अपनी दुकान के लिए आपकी फर्म की मसनूआत की जरूरत है। मैंने अपने ब्रीफकेस में से अपना शनाख्ती कार्ड निकाल कर उसे दिखाया तो वो मुस्कुराया और उसने भी अपना शनाख्ती कार्ड मेरे सामने कर दिया जिस पर B69 के हिंद से लिखे हुए थे, मिस्टर तिवाड़ी। उसने शनाख्ती कार्ड ब्रीफकेस में रखते हुए कहा, आपको मेरे साथ चलना होगा। मुझे भला क्या एतराज हो सकता था। मैं उसके साथ होटल से बाहर आ गया। बाहर उसकी छोटी सी गाड़ी खड़ी थी। वो मुझे लेकर एक सुनसान सड़क पर रवाना हो गया। वो खामोश था। पाकिस्तान दुश्मन मंसूबे का सुराग लगाने की मुहिम मुझे गहराइयों में उतारे चले जा रही थी और अभी तक मैं मामले की तह तक भी न पहुंच सका था। तिरचिनापली के मज़ाफात में से गुजरने वाली सड़क पर मौत का सा सन्नाटा था। कार फर्राटे भरती उड़ी जा रही थी। एक जगह गाड़ी रोककर वो बोला, यहाँ तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांधी जाएगी, ये बहुत जरूरी है। एतराज की कोई गुंजाइश नहीं थी। मेरी आंखों पर स्याह पट्टी बांध दी गई। अब कार आगे रवाना हुई तो किसी चौक में पहुंचकर उसने गोल दायरे में चक्कर लगाने शुरू कर दिए। फिर एक समत को रवाना हो गई। ये इसलिए किया गया था कि मैं आसानी से रास्ता तलाश न कर सकूं। अब मुझे कुछ मालूम नहीं था कि कार किस समत जा रही है। फिर मुझे ऐसा लगा जैसे कार किसी सुरंग में दाखिल हो गई है। इंजन की आवाज गूंजने लगी थी। मैं खामोश बैठा रहा। इस सुरंग में कोई 5 मिनट चलने के बाद गाड़ी एक जगह घूम कर रुक गई। फिर वो शख्स मेरा हाथ थाम कर एक जगह सीढ़ियां उतरने लगा जहाँ एक दरवाजा खुलने और बंद होने की आवाज आई। मेरे साथी ने कहा, अब पट्टी की जरूरत नहीं है। मैंने पट्टी हटाकर देखा कि मेरे गाइड एजेंट ने चेहरे पर एक ऐसा स्याह नकाब पहन रखा था कि उसकी सिर्फ आंखें ही नजर आ रही थी। बाकी सारा चेहरा उस स्याह नकाब में छुप गया था। एक ऐसा ही नकाब उसने मेरे चेहरे पर भी डाल दिया था। हम एक तंग राहदारी में चलने के बाद एक गोल कमरे में पहुंच गए जहाँ वस्त में एक मेज थी। दीवार के साथ 4 कुर्सियां थीं। एक गोल कुर्सी मेज के पीछे भी थी। मेरा साथी मुझे उस कमरे में छोड़कर चला गया। मैंने कमरे का जायजा लिया। दीवार में छत के करीब एक चौखटा लगा हुआ था। उसमें से ताजा और ठंडी हवा अंदर आ रही थी। मान दरवाजा खुला और एक भारी भरकम आदमी दाखिल हुआ। उसके हाथ में ब्रीफकेस था। उसने फौजी वर्दी पहन रखी थी मगर कांधे पर ओहदे का निशान नहीं था। उसका चेहरा भी निकाब में छुपा हुआ था। सर के बाल सफेद हो रहे थे। वो मेज के पीछे वाली गोल कुर्सी पर बैठ गया। ब्रीफकेस खोलकर एक फाइल निकाली और दीवार पर लगी मरकरी लाइट में उसका मुताला करने लगा। फिर मेरी तरफ देखे बगैर अंग्रेजी जबान में बोला, कर्नल नारुमनी, मेरे पास तुम्हारा फुल रिकॉर्ड मौजूद है। मेरी तो जान हवा हो गई। वो बोला, तुम्हें इस अहम तरीन मिशन के लिए खास तौर पर इसलिए चुना गया है कि तुम इंडियन आर्मी में रहकर 4 साल की कमांडो ट्रेनिंग हासिल कर चुके हो। तुम्हें मुफ्ती बाहिनी के भेस में ढाका भेजा गया जहां तुम्हारा रिकॉर्ड बड़ा शानदार रहा। तुमने मशरकी पाकिस्तान में मुसलमान बंगालियों के दिल में मुसलमान पंजाबियों के खिलाफ जिस कामयाबी से नफरत के बीज बोए और तखरीबी तहरीक चलाई, वो भी इस मिशन के लिए तुम्हारे इंतखाब की वजह बनी है।
है। अब तुम्हें इसी किस्म का मगर इससे भी ज्यादा अहम और नाजुक मिशन सौंपा जा रहा है। तुम इस सिलसिले में कलीदी रोल अदा करने वाले हो। तुम जालंधर के हिंदू होते हुए भी हिंदी और संस्कृत के अलावा उर्दू, फारसी और इस्लामी उलूम में भी महारत रखते हो। ये बात भी तुम्हारे हक में जाती है। तुम्हारा असली नाम सिवाय मेरे और हमारे इंटेलिजेंस बॉस के और किसी को मालूम नहीं, लेकिन हम तुम्हें कर्नल नारूमनी के नाम से ही याद किया करेंगे। तुम इस वक्त जिस जेर जमीन मकाम पर हो, इसे तुम पाकिस्तान पर आखिरी और कारी जर्ब लगाने वाला कारखाना कह सकते हो, जहां जौहरी तवानाई हासिल करने के बाद हुकूमत की जेरे सरपरस्ती हाइड्रोजन बम पर इब्तदाई रिसर्च हो रही है। लेकिन इस वक्त जहां भारत के लायक तरीन साइंसदानों की निगरानी में हम ऐसी इंकलाब अंगेज गोलियां तैयार करने में कामयाब हो गए हैं, जो किसी इंसान को खिला दी जाए तो उसके ख्यालात उसके दिली अकायद के बिल्कुल उलट हो जाते हैं। इस गोली का असर खुसूसियत के साथ इंसान के तहत शऊर में रहने वाली सियासी नजरियात पर होता है। इस खतरनाक दवा का तजुर्बा हम मशरकी पाकिस्तान में कर चुके हैं। सारी दुनिया को मालूम है कि मशरकी पाकिस्तान में मुसलमान बंगाली लीडर भी नजरिया पाकिस्तान के दुश्मन बन गए थे। ये हमारी इन्हीं गोलियों का असर था, लेकिन हमारे पास इसकी मिकदार बहुत कम है, इसलिए हमने इन गोलियों को बड़े बड़े लीडरों पर ही इस्तेमाल किया है। हमारे जासूस मगरबी पाकिस्तान में मौजूद हैं। मगरबी पाकिस्तान में जितने लीडर मुसलमान होते हुए भी इस इस्लामी ममलिकत की मुखालिफत कर रहे हैं और उसे तोड़ना चाहते हैं, उन्हें हमारे जासूस ये गोलियां खिला चुके हैं। इन गोलियों की तैयारी पर कसीर सरमाया और तवील अरसा लगता है, चुनाचे हम इसे कहीं कहीं इस्तेमाल करते हैं। और इस वक्त हमारा टारगेट ये है कि मगरबी पाकिस्तान में वसी पैमाने पर सूबों के दरमियान मुनाफरत फैलाई जाए, खासतौर पर सिंध, सूबा सरहद और बलूचिस्तान के लोगों को पाकिस्तान के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा भड़काया जाए। फौजी एजेंट की बातों ने मेरी आंखें खोल दी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि ये लोग पाकिस्तान को खत्म करने के लिए इतनी खतरनाक तरीन और घिनौनी साजिश में मसरूफ हैं। फौजी एजेंट सिगार सुलगाकर कुर्सी से उठा और कमरे में टहलने लगा। मैं खामोश सर झुकाए बैठा था। वो अपनी कुर्सी के पास आकर रुक गया और मेरी तरफ देख कर बोला, तुम्हें हर किस्म की सहूलत दी जाएगी, पूरी ब्रीफिंग दी जाएगी। तुम्हें पाकिस्तान में मौजूद उस भारतीय एजेंट का खुफिया एड्रेस भी दे दिया जाएगा, जिससे तुम्हारी मुलाकात जरूरी समझी जाएगी। मैंने जरा खांस कर अपनी जबान खोली। सर, हम पाकिस्तान के बरसरे इक्तदार लोगों को ये गोलियां क्यों नहीं खिला देते? नकाबपोश फौजी एजेंट एक पल के लिए मुझे खामोश नजरों से देखता रहा, फिर बोला, मुझे तुमसे इस किस्म के सवाल की तवक्को नहीं थी। क्या तुम इतना भी नहीं समझ सकते कि पाकिस्तान के किसी आला सरकारी अफसर को गोली खिलाने से कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि हमारी बेशकीमत गोली जाया हो जाएगी। गोली खाने के बाद जब उसके सियासी नजरियात उल्टे हो जाएंगे और वो अपने मुल्क के खिलाफ बातें करने लगेगा या कोई कार्रवाई करेगा तो उसे फौरन उस ओहदे से हटाकर नजरबंद कर दिया जाएगा। इसके बरक्स हिज़्ब मुखालिफ के सियासी लीडरों पर ये नुस्खा कामयाब रहेगा, क्योंकि जब हिज़्ब मुखालिफ का कोई लीडर हुकूमत या मुल्क के खिलाफ कोई बात करता है तो लोग उसकी बातों पर ध्यान देते हैं। हुकूमत जब उन्हें जेल में डालती है तो लोग उसके खिलाफ रद्द अमल का इजहार करते हैं। मुल्क में शोरिशें होती हैं, हुकूमत के खिलाफ एक फजा बनने लगती है और ये बात हमारे हक में जाती है। हम तुम्हें चंद गोलियां साथ ले जाने के लिए जरूर देंगे, जो तुम पाकिस्तान के कुछ ऐसे सियासी लीडरों को खिला दोगे जिन पर पहली गोली का असर कुछ जायल हो रहा है और वो किसी वक्त पाकिस्तान के हक में बयान देने लगते हैं। बहरहाल तुम्हें अभी कुछ देर तिरचनापली में ही रुकना पड़ेगा, क्योंकि इन काया पलट बेशकीमत गोलियों की तीसरी खेप तैयार करने में हमें वक्त लगेगा। मैंने अब कोई सवाल न किया। मुझ पर अचानक पाकिस्तान के खिलाफ एक ऐसे मुहय्यरुल उकूल और सरीउल असर लेकिन नापाक मंसूबे का इंकशाफ हुआ था कि मैं गुंग सा होकर रह गया था। फौजी एजेंट बैठ गया। उसने फाइल बंद करके ब्रीफकेस में रखी, सिगार एस्ट्रे में मसल दिया और बोला, तुम कृष्णा होटल में राजा राम तिवाड़ी के नाम से ही रहोगे, लेकिन दिन में किसी वक्त मार्केट में जाकर अपनी जाली प्लास्टिक मसनूआत की फर्म के लिए ऑर्डर लेने की भी कोशिश किया करोगे, ताकि किसी को तुम पर शक न हो, क्योंकि जहां CIA के एजेंट भी हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं। तुम्हारे खर्चे के लिए रकम तुम्हें कल रात तुम्हारे कमरे में पहुंचा दी जाएगी। उसने मेज पर अपने दोनों हाथ रखे और मेरी तरफ देखते हुए बोला, कर्नल नारूमनी, हमने इस नई हैरत अंगेज साइंसी इजाद यानी काया पलट गोलियों का नाम V2 रखा है। जैसा कि तुम जानते हो, V2 दूसरी जंग अजीम में जर्मनों का वो रॉकेट था जिसने लंदन शहर की ईंट से ईंट बजा दी थी। हम इस हथियार की मदद से वही सुलूक पाकिस्तान के साथ करना चाहते हैं। मैंने यूं ही कह दिया, सर, क्या इस गोली का कोई तोड़ भी हमने दरियाफ्त किया है या नहीं? वो पत्थर के बुत की तरह मुझे देखने लगा। नकाब के पीछे उसकी नस्वारी आंखें लोमड़ी की आंखों की तरह चमक रही थी। कहने लगा, हाँ, इसका एक तोड़ भी है, लेकिन तुम्हें इस तोड़ से कोई दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए। गुड लक पाम ऑयल नारूमनी। ये कहकर वो कुर्सी से उठा, ब्रीफकेस हाथ में लिया और कमरे से निकल गया।
मुझ पर हैरत और अंदेशों ने जलगार कर दी। इस मुल्क में मेरे वतन अजीज के खिलाफ जिस किस्म के रोंगटे खड़े कर देने वाला तखरीबी मंसूबा बनाया जा चुका था, उसका मुझे गुमान तक नहीं था। मुझे इस मंसूबे का इल्म हो जाने की ताबीर यही थी कि मशीयत पाकिस्तान के हक में थी और वो उसे हमेशा कायम और दायम और फलता फूलता देखना चाहती थी। मेरे अंदर पाकिस्तान को इस घिनौनी साजिश से बचाने का जज्बा सहचंद हो गया था। मैंने फैसला कर लिया कि अगर मौका मिला तो ये काया पलट गोलियां भारत के किसी लीडर को भी खिलाने की कोशिश करूंगा। अगरचे मुझे मालूम था कि ये गोलियां कलील तादाद में तैयार हो रही हैं और मुझे कम से कम तादाद में ये इनकलाबी गोलियां दी जाएंगी। मुझे इस इंकशाफ पर कोई हैरत न हुई कि पाकिस्तान में दुश्मन एजेंट अपनी तखरीबी सरगर्मियां जारी रखे हुए हैं। ये तो हर मुल्क में होता है, लेकिन खुशी मुझे इस बात की हुई कि पाकिस्तान में भारतीय एजेंट की हैसियत से दाखिल होते वक्त मुझे पाकिस्तान में मौजूद किसी एक एजेंट का पता दे दिया जाएगा। उसे गिरफ्तार करने के बाद पाकिस्तानी हुकाम उसके दूसरे साथियों का खोज भी लगा लेंगे। इस काया पलट गोली का नाम V2 उस भालूनुमा इंटेलिजेंस ऑफिसर ने खूब रखा था, लेकिन वो नहीं जानता था कि मैं इस V2 का रुख उसके अपने मुल्क भारत की तरफ करने का इरादा रखता हूँ। दफतन मुझे अपने पीछे कदमों की छाप सुनाई दी। पलट कर देखा तो मेरा निकाब पोश गाइड खड़ा था। मिस्टर राजा राम तिवाड़ी, तुम्हारी वापसी का वक्त हो गया है। मैं खामोशी से उठा और राहदारी में से गुजरता उस कमरे में आ गया जहां मुझे नकाब पहनाया गया था। जहां मेरा नकाब उतार कर मेरी आंखों पर दोबारा पट्टी बांध दी गई और हम जेर जमीन राहदारियों में से गुजरते सुरंग में उस जगह आ गए जहां मेरे गाइड की कार खड़ी थी। कार रवाना हो गई। कुछ देर बाद कार रुक गई और जब मेरी आंखों से पट्टी उतार दी गई तो मैं उसी सड़क के किनारे मौजूद था जहां पहली बार पट्टी बांधी गई थी। मैंने दरख्तों को देखकर कोई निशानी याद रखने की कोशिश की, मगर रात के अंधेरे में मुझे दिक्कत पेश आ रही थी। फिर सारे नारियल के दरख्त थे और एक ही जैसे थे। सड़क कच्ची और फिर जहां मेरी आंखों पर से पट्टी खोलने से पहले कार को 6-7 बार घुमाया गया था। ये अंदाजा नहीं हो रहा था कि मैं सड़क पर किस तरफ से आया था। कार तेजी से मेरे होटल की तरफ उड़ी जा रही थी। अपने कमरे में पहुंचकर मैंने कपड़े बदले और लेट गया। सोचने लगा कि भारत एटम बम के बाद अब हाइड्रोजन बम भी बना रहा है और ये सारी तैयारियां पाकिस्तान को खत्म करने के लिए की जा रही हैं। मुझे भारत के इस जौहरी और कातिल मंसूबे को भी नाकाम बनाना था। ये मेरा एक अलग कमांडो मिशन था जिस पर मैं पहली फुर्सत में अमल पैरा होना चाहता था, लेकिन फिलहाल मुझे V2 से निपटना था और भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस की मदद से पाकिस्तान में तखरीबकारी में मसरूफ भारतीय एजेंटों को इस तरीके से गिरफ्तार करवाना था कि मुझ पर जरा सा भी इल्जाम ना सके और सारी कार्रवाई महज एक इत्तेफाक ही लगे। अगले रोज फौजी एजेंट की फरमाइश के मुताबिक मैं ब्रीफकेस में प्लास्टिक की मसनूआत डालकर मार्केट की तरफ निकल गया। एक दुकानदार से ऑर्डर भी ले लिया। फिर एक रेस्टोरेंट में बैठकर कॉफी पीते हुए तिरुचिरापल्ली के लोगों को आते जाते देखने लगा। मैं उस जेर जमीन फैक्ट्री को धमाके से उड़ाना चाहता था जहां V2 नाम की नजरियात पलट गोलियां तैयार होती थी, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि वो फैक्ट्री किस मकाम पर है और वहां तक कौन सा रास्ता जाता है। दोपहर का खाना मैंने बाहर ही खाया। उसके बाद एक सिनेमा घर में तमिल फिल्म देखने घुस गया। बहुत बोर फिल्म थी, जबान भी समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन रक्स बड़े क्लासिकल थे। शाम को होटल वापस आकर थोड़ी देर आराम करने के लिए लेट गया। रात देर तक जागता रहा, इसलिए जल्द ही नींद आ गई। उठा तो रात के 9 बज रहे थे। खाना हस्बे मामूल कमरे में ही मंगवा कर खाया। कॉफी की चुस्कियां ले रहा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर वही खद्दर पोश गाइड खड़ा मुस्कुरा रहा था। मेरी तरफ लिफाफा बढ़ाकर बोला, आपकी डाक है। लिफाफा देकर वो वापस चला गया। उस लिफाफे में इंडियन करेंसी के 5000 रुपए थे। कुछ रकम मेरे पास पहले मौजूद थी। मैंने सारे नोट अपने बटवे में रख लिए। 11 बजे रात तक एक अंग्रेजी नॉवल पढ़ता रहा जो मैंने मार्केट से खरीदा था। फिर सो गया। सुबह उठा तो दिन काफी निकल आया था। खिड़की में से धूप अंदर आ रही थी। गुस्ल वगैरह से फारिग होने के बाद मैंने कपड़े बदले और नाश्ता कमरे में ही मंगवा लिया। जब मैं ब्रीफकेस हाथ में लिए होटल से बाहर आया तो 10 बज रहे थे। मैंने टैक्सी ली और तिरुचिरापल्ली के इलाके की एक शानदार मार्केट में पहुंच गया। जहां भी चल फिर कर एक दो दुकानदारों से अपनी नकली फर्म के लिए कुछ ऑर्डर लिए और फिर एक रेस्टोरेंट में बैठकर कॉफी पीने लगा। तिरुचिरापल्ली के रेस्टोरेंट और उनकी फजा मुझे बहुत पसंद आई थी। इन रेस्टोरेंटों में ऊद और अगरबत्तियों की खुशबू हर वक्त रची बसी रहती। यहाँ सफेद संगी मेजों पर केले के पत्ते बिछाकर खाना दिया जाता था। स्पीकर पर धीमी आवाज में तमिल फिल्मों के रिकॉर्ड बजते रहते। दिन के 11:15 बजे मौसम कुछ गर्म हो गया। सड़क पर नारियल और ताड़ के दुबले पतले छरीवे दरख्तों की छतरियां हवा में लहरा रही थी। फुटपाथ पर पैदल चलते चलते मैं शहर के निस्बतन गैर आबाद इलाके की तरफ निकल गया। मैंने महसूस किया कि एक आदमी मेरा पीछा कर रहा है। उस आदमी को मैंने पहली बार रेस्टोरेंट में दाखिल होने से पहले देखा था। वो फुटपाथ पर बिजली के खंबे के पास खड़ा था। उस तरफ निगाह उठी तो मुझे अपनी तरफ घूरता महसूस हुआ। उसने पतलून कमीज पहन रखी थी। तोंद थोड़ी सी निकली हुई थी।
रंग जरा साफ था और लग रहा था कि यह आदमी पंजाब का रहने वाला है। मैंने कोई ख्याल न किया, लेकिन जब रेस्टोरेंट से बाहर निकलकर फुटपाथ पर चलने लगा तो देखा कि वो आदमी कुछ फासले से मेरे पीछे चला रहा है। मेरा माथा ठनका। मैं भारत के पंजाब में बड़ी तबाहकुन तखरीबी कार्रवाई करके भागा था। एक बार पकड़ा भी गया, लेकिन फरार हो गया था। यूं भारतीय इंटेलिजेंस के 2-3 आदमी मेरी शक्ल से वाकिफ जरूर हो गए थे। मुझे ख्याल आया कि मुमकिन है भारतीय पंजाब या दिल्ली से कोई भारतीय CID का आदमी मेरी तलाश में तिरचनापली आ गया हो। मैं मोहतात हो गया। अगरचे मेरे पास शनाख्ती कार्ड पर B69 का एक तिलिस्मी नंबर लिखा हुआ था, जो मुझे भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस का खास आदमी साबित करते हुए मुझे बचा सकता था। लेकिन मेडिकल चेकअप 1 सेकंड में मुझे मुसलमान साबित कर सकता था। मैं बज़ाहिर बड़ी बेनियाजी से चल रहा था, लेकिन हकीकत में बेहद मोहतात था। मुझे बाएं जानिब एक मंदिर नजर आया। ये एक पुराना मंदिर था, जिसकी सीढ़ियों पर एक पुजारी तख्त पर बैठा माला का जाप कर रहा था। औरतें और मर्द पूजा करने जा रहे थे। मैं भी उनके साथ मंदिर में दाखिल हो गया।